नमस्कार दोस्तों, लर्न इन 5 मिनट्स चैनल में आज आपको हम बताएंगे चीन की सैन्य क्षमता के विषय में। यह संदेहातीत है कि चीन की आकस्मिक रूप में बढ़ी हुई सैन्य शक्ति और आर्थिक विकास एशिया के राज्य बनाता है और संकट से दूर अनुभव करता है, जबकि यह भी सत्य है कि चीनी सेना के संबंध में बहुत सी जानकारी बाहरी जगत को उपलब्ध नहीं है। परंतु बहुत से विद्वानों ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर कई अध्ययन किए हैं। अनुवर्ती अवतरणों में हम चीन को बड़ी शक्ति की हैसियत देने में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की भूमिका को समझने और विश्लेषण करने के लिए उस पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। पीपल लिबरेशन आर्मी की उत्पत्ति। पीपल लिबरेशन आर्मी वर्ष 1927 में बनाई गई थी, जब साम्यवादियों ने दक्षिण चीन के दूरवर्ती क्षेत्रों में गरीब किसानों को संगठित किया था। झूडे और माओ जेडोंग मुख्य संगठनकर्ता थे और उसके प्रारंभिक वर्षों में इसे पहले कहा गया था 8वीं मार्ग थल सेना 8 रूट आर्मी और तब नई 4थी थल सेना न्यू 4th आर्मी। इसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी नाम 1937 में चीन पर जापानी आक्रमण के बाद दिया गया था। उसके प्रारंभिक वर्षों में इसकी अधिकांश भर्ती में गरीब किसान थे। पीपल लिबरेशन आर्मी ने जापानियों से तथा चियांग काई शेक के नेतृत्व में चीनी राष्ट्रवादियों से युद्ध किया। बहादुरी और साहस के बहुत से दृष्टांत हैं जिन्हें पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने चीन का मुक्ति दिलाने में प्रदर्शित किया था। फिर भी किसान सेना शत्रु से लड़ने के लिए गोरिल्ला युक्तियों का प्रयोग करते थे। पीपल्स वॉर नाम के सभी सैन्य सिद्धांत और रणनीति तथा रण कौशल इसके अधीन था। चीन के साम्यवादियों के लिए शब्द पीपल का अभिप्राय है वे व्यक्ति जो सीपीसी का समर्थन करते हैं, जिसमें कामगार, किसान और मध्यम वर्ग के प्रगतिशील समुदाय हैं। इसलिए इसका नैतिक अर्थ था वह सेना जो लोगों के लिए लड़ती है, राज्य के लिए नहीं। पीपल्स वॉर सिद्धांत चीनी साम्यवादी की विचारधारा मुक्ति के बाद की अवधि में भी तब तक महत्वपूर्ण रही है जब तक माओ जेडोंग जीवित रहे। चीनियों ने दावा किया कि परमाणु युद्ध के मामले में भी वे पीपल्स वॉर रणनीति का प्रयोग करके शत्रु को पराजित कर सकते हैं। यह इस तथ्य द्वारा सुदृढ़ होता है कि चीनी राज्य के पास सीमित साधन होने के कारण किसी भी सामूहिक सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू न कर सके। पीपल्स वॉर के अलावा अन्य सिद्धांत जिसे संघर्ष के दौरान और अंगीकृत किया गया था यह था कि पार्टी बंदूक को कमांड करती है, जिसका प्रभावकारी अर्थ है कि सेना पर सिविलियन नियंत्रण है। चीन को मुक्त करने के लिए अपने संघर्ष में सेना का इतना अधिक महत्व देने पर सीपीसी सदा इस बात से सतर्क रहता है कि सेना से उसका नियंत्रण समाप्त न हो। मुक्ति के बाद चीन में कई उदाहरण मौजूद हैं जब सेना को हस्तक्षेप करने के लिए बुलाया गया है, जिसे कुछ राजनीतिक विवाद कह सकते हैं। पीपल लिबरेशन आर्मी पर अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए सीपीसी का केंद्रीय सैन्य आयोग और इसकी अध्यक्षता सबसे अधिक शक्तिशाली सिविलियन नेता करता है। इस समय इसके सभापति जियांग जेमिन हैं। 1997 में चीनी नेशनल पीपल्स कांग्रेस चीन की संसद राष्ट्रीय रक्षा कानून पास किया, जिसमें बंदूक का नियंत्रण करने वाली पार्टी का यह माओवादी सिद्धांत जोड़ा गया है। धन्यवाद।